नमस्कार दोस्तों, द इंडिक्स फेयर में आपका स्वागत है। आज फिर से मेरे साथ एक बार मिस्टर नवरूप सिंह हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के आईपीआर लॉयर है, इनफैक्ट थर्ड जनरेशन लॉयर है, साथ में वो एक ऑथर भी है और जियो पॉलिटिक्स को काफी करीब से फॉलो करते हैं। हमारा पहलगाम इशू के ऊपर ये दूसरा पॉडकास्ट होगा, जो कि पहले पॉडकास्ट का कंटिन्यूएशन में आएगा। पहले पॉडकास्ट में मैंने और नवरूप ने पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर एक जियोपॉलिटिकल ऑटोप्सी किया था, जिसपे इस अटैक के पीछे के स्टेक होल्डर्स, इनके मोटिव्स एकदम डिटेल में हम सबको इसमें समझाया था। आज हम लोग थोड़ी सी फोकस डिस्कशन करेंगे और इस टेरर अटैक के पीछे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और इनकी आगे की प्लान क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे। नवरूप भाई, आपका स्वागत है द इंडिक्स फेयर में। Thank you so much, bhai. It is my pleasure to be here on this, and discussing all these, important events once again. Sure, it's always a pleasure to host you, Navrup bhai. We'll quickly come to the point, and before that, I would like to summarize the points that we have discussed in the last podcast. So we have talked about all the geopolitical stakeholders के इसकी ये जो series of events हो रहे all across the world, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे क्या क्या motives थे, कौन कौन से country इस पे जुड़े हुए हैं और इसके dots कहाँ कहाँ पे globally हो सकता है। इसके ऊपर आप चाहे तो हमारा पहले का पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे साउथ एशिया स्पेसिफिक इस डिस्कशन को रखने के लिए, सो दैट वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। नवरूप भाई, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू एज ऑलवेज, एंड बिफोर दैट आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू। अभी जैसे हमें दिखने को मिल रहा है कि हमास का पहली बार यहाँ पे बहुत खुल के हमास सामने आ रहा है इस इशू के ऊपर। जैसे कश्मीर में इसके पहले हमने हमास का ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आज के पहले कभी नहीं देखा था, मतलब इस इंसिडेंट के पहले हमने कभी नहीं देखा था। बट इस इंसिडेंट के बाद हमास की रैलीज हुई है, उनके तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं और बहुत खुल के ये लोग सामने आ रहे हैं। हम लोग अभी ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि टर्की इज ऑल्सो वेरी क्लोजली गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। सो इसके बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? प्लीज शेयर योर ओपिनियन प्लीज। बहुत बढ़िया भाई। इस पे मैं इतना बोलूँगा कि पहलगाम अटैक में से कुछ महीने पहले, फरवरी के महीने में, हमास के आतंकवादी आपको रावलकोट में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में देखे, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे। करेक्ट। फिर अप्रैल के स्टार्टिंग के में ये दोबारा बहावलपुर में देखे, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे इन्होंने कश्मीर डे मनाया और इन्होंने बोला कि इस बार कश्मीर से दिल्ली तक खून बहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और बात यह है कि हमास का जो ट्रेडिशनली जो आतंकवादी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कश्मीर में आते थे, जम्मू एंड कश्मीर में आते थे, वो लाइक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे, कॉन्वॉयज पे, इन पे टारगेटिंग होती थी, सिंबल्स ऑफ द गवर्नमेंट पे और मिलिट्री पे। करेक्ट। लेकिन ये अब नया सिलसिला चालू हुआ है जहां पे अटैक का टारगेट इनोसेंट्स, अनआर्म्ड सिविलियंस बन गए हैं। करेक्ट। ठीक है, जो टूरिस्ट थे, जैसे पहलगाम में टूरिस्ट में, बायसरन वैली में, जो ब्यूटीफुल वैली जहाँ पे ये हमला हुआ, और यहाँ पे ये हमला कैलकुलेटेडली आतंकवादियों ने ये हमला किया निहत्थे अनआर्म्ड सिविलियंस पे। ट्रू। अब ये जो मोडस ऑपरेंडाई है टेरर ग्रुप का, ये हमास से मिलता जुलता है। जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में जब हमास ने जब इजराइल में हमला किया था, तो वहाँ पे ये हमला भी एक पार्टी गोइंग क्राउड पे किया गया था, अनआर्म्ड सिविलियंस पे किया गया था। तो दिस इज अ क्लासिकल टैक्टिक जो पैलेस्टीनियन इंतिफादा में होता है। ठीक है, करेक्ट। दे वेरी रूथलेस एंड दे वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर आइडियोलॉजी इज बेसिकली पॉलिटिकल इस्लाम ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, which is backed by Turkey, funded by Qatar, एंड ठीक है, जबकि हमास को ईरान का समर्थन भी है, मतलब टेक्निकली ईरान ने मिसाइल्स प्रोवाइड करी हैं, जबकि सब कुछ किया है। बट
इनका जो ऑफिशियल पेट्रन है इस आइडियोलॉजी का वो मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी है, वो हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं 1929 डिटेल से में कि इसका लेकर डिटेल में करेक्ट, वी इसका हैव डन इट। करेक्ट। हाँ जी। अब इस आइडियोलॉजी के ऑफशूट्स हैं साउथ एशिया में, जहां पे ये बात आती है। बिल्कुल। ये ऑफशूट्स हैं बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रूप में, करेक्ट। और इंडिया में सिमी के तौर पे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। सीमी, पीएफआई, ये सब वहीं से आते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, इंडियन मुजाहिदीन से, ये सब उसी के ऑफशूट्स थे। अब इनका कश्मीर वैली में, इनका सॉरी पीओके में इनका दिखना, इन आतंकवादियों का, और ये कहना कश्मीर से दिल्ली तक बढ़ेगा और मोडस ऑपरेंडाई चेंज करना, इंस्टेड ऑफ मिलिट्री सिविलियंस को टारगेट करना, ये दिखाता है कि ये एक नई वेव ऑफ टेरर चालू होने जा रहा है। करेक्ट। ठीक है, और इसमें आपको खाली हमास नहीं, आपको और भी आइडियोलॉजी का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आईसिस है, आईएसकेपी है, एक्यूआईएस है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डरलैंड्स पे फाटा ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं, और अब उनका नया अड्डा बन गया है बांग्लादेश। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो Which is a कराची very से, crucial corridor also. राइट राइट, तो कराची से, बिकॉज बात यह है पाकिस्तान के लिए अब वो टेरर को वाया बांग्लादेश रीरूट करना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से आता है तो ये फिर इसी पाकिस्तान डायरेक्टली फंसता है इस पचड़े में आके। लेकिन अगर वो बांग्लादेश से AQIS और ISKP के मॉड्यूल्स अंदर आते हैं, देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री टू मेक अ रिस्पॉन्स, बिकॉज बांग्लादेश इज अ फ्रेंडली कंट्री ऑन द पेपर। Absolutely. So this is the nature of the warfare is now totally changing. हाइब्रिड, मतलब टेररिस्ट का जो प्रॉक्सी वॉर है ये अब बदल रहा है। ये अब वो वाला जिहाद नहीं रहा, या वो वाला बात नहीं रहा जो आज से, जो क्लासिकली 10-15 साल से चलता हुआ आ रहा था। अब तो कुछ इनमें आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज है ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के मारो। करेक्ट करेक्ट, और इसमें ना, मतलब लाइक हम लोगों ने अपनी 2016 की किताब में न्यू ग्लोबल ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा था कि ये चाइना पाकिस्तान टर्की एक एक्सिस बनेगा, स्पेशली टर्की एंड पाकिस्तान एक पैन इस्लामिक एक्सिस बनेगा जो इस्लामिज्म को प्रमोट करेगा, और इसके बीच में एक मेजर प्लेयर जो आके खड़ा होगा वो होगा ईरान। ट्रू। और आज आप देखेंगे जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब ये स्टैंड ऑफ चल रहा है और ये एक हम लोग आर पार की लड़ाई की तरफ खड़े हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम अटैक। सो नवरूप भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जैसे अगर हम व्हाटएवर डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड और अराउंड अस, इसमें ना कुछ कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो भी हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा कि टर्की इज वेरी वेरी क्लोजली इन्वॉल्व विद पाकिस्तान राइट नाउ, एंड टर्की इज अ नेटो एलाई। नेटो के साथ हमारी रिलेशनशिप अभी अच्छी है। रशिया का एक बहुत ही ल्यूकवार्म सा इसमें रिस्पॉन्स आया है इस बार। इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स दैट रशिया गिव्स व्हेन इंडिया इज अंडर थ्रेट। सेकेंडली, हमास का हमें इसमें अभी सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। हमास को ईरान बैक करता है। हमास इज द प्राइमरी एनिमी ऑफ इजराइल, and there is some sort of an understanding between Israel and Turkey, what we have seen in few geographies of the world. तो ये सारा माजरा क्या है? Because if you see, almost all the stakeholders are here, and they're cross helping each other's allies. So please make some sense out of it. यस, विच, ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आपने जो पूछा कि इसमें वी विल हैव टू डिस्कस कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्टेक्स हैं यहाँ पे, राइट? Correct. And why are they अब why are they cross helping each other? करेक्ट करेक्ट, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अच्छा, अब इसमें क्या है कि टर्की का इंटरेस्ट है पैन इस्लामिक एक ऑटोमन कैलिफेट खड़ा करना, टर्किश एम्पायर को आगे बढ़ाना। उनका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनके बायरक्टर ड्रोन्स हैं, उनका अपना प्रोग्राम चल रहा है, उनका अपना सब कुछ है, और दे आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी उम्मा और मिलिट्री और वट एवर यू मे कॉल इट। ठीक है, Yeah, Pakistan is now one of their biggest markets, also emerging market for absolutely. their arms, And and also yeah, Erdogan was there in Islamabad, I think in Pakistan some time back, I guess so. Shahbaz Sharif was there in Turkey.
Okay, that ways. Uh, So, like, Turkey is a very interesting player because it uses Muslim Brotherhood True. to kind of as a tool to occupy regions in the Middle East from Syria to everywhere. ठीक है, जिससे उसको इसराइल से पुशबैक आ रहा है बिकॉज इसराइल डजंट लाइक, बट एट द सेम टाइम इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आज बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी आई टॉप हेल्प टॉपल्ड असाद. ठीक है, ये वही असाद है जो रशिया के फेवरेट हैं. ठीक है, Correct. जो आज मॉस्को में रहते हैं. ठीक है, बिल्कुल. सिमिलरली अब आप देखेंगे टर्की का जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान को ऑप्ट करता है, वो बांग्लादेश में जमात और बीएनपी के जरिए बढ़ रहा है. सो So, देर इज countries like Pakistan and Bangladesh used to look up to Saudi Arabia for the hardline Islamic inspiration. Now करेक्ट it has been, that role has been taken over by Turkey. करेक्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया इज नाउ गोइंग फॉर द इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट. Absolutely. टेक्निकली जो जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं वो अब वो रिफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो एमिरातीज हो चाहे वो सऊदीज हो, दे आर गोइंग टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन. बट दैट अपार्ट दिस इज द क्रिटिकल रोल. एंड टर्की का रोल कितना बढ़िया है कि आज कराची के पोर्ट पे एक टर्किश डिस्ट्रॉयर True. आया है उस टाइम पे जब बात चल रही थी कि शायद इंडिया एक नेवल अटैक कर सकता है या एक नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है कराची के पोर्ट को लेके, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है. वो जो और कॉर्वेट आया है ना जो कराची में, हम्म इट स्पेशलाइजेज इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर. एंड अगर आप देखेंगे जो वो वेपन पैकेज साथ में लाता है, तो उसका आई मीन हार्पून एंटी शिप मिसाइल इज वन ऑफ देयर प्राइमरी वेपन्स व्हिच इज अगेन यूएस आई मीन मैन्युफैक्चर्ड वेपन. सिमिलरली इवन इफ यू सी देयर टॉर्पेडो पैकेज, सो उनके जो टॉर्पेडो पैकेज आता है उसमें 2-3 तरह के टॉर्पेडोज आते हैं. इसमें से एक हनीवेल बनाता है, एक जर्मन की एक कंपनी है एटलास करके, वो बनाती करेक्ट है. So these are all NATO partnership. These are the beautiful example of how NATO is closely connected with each other. बिल्कुल. अब ईरान में क्या हुआ, ये था टर्की का रोल. तो True. टर्की अगर कराची पोर्ट पे आ जाता है तो इंडिया के लिए एक परेशानी की बात है, क्योंकि नाउ अ नेटो एलाई विद अ डिस्ट्रॉयर व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट नेटो आर्मी इज ऑन कराची पोर्ट. हाउ डू यू हिट? True. ठीक है, विद अमेरिकन आर्म्स, राइट. उसके बाद एज वी डिस्कस, और शायद आई डोंट थिंक मतलब पिछली Interestingly, बार Navru डिस्कस. bhai, sorry, I'm cutting you off. Interestingly, जो हमने last time, the kill that we made, which is a F-16 kill, and that too with a MiG-21. We couldn't highlight this beyond a point because Americans got involved. They said कि boss, आप 70 के दशक के एयरक्राफ्ट लेके हमारे F-16 को मार गिराओगे, इसको आप अनाउंस नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड रशियन वर अपलोडिंग इट कि देखो हमारा मिग Yeah. 21 F-16 को गिराने में कामयाब हुआ, राइट. True. सो सो नॉट ओनली दैट यार, मतलब टर्की का रोल इतना इतना क्लैंडस्टाइन, मतलब सारा पाकिस्तान का ग्रे आर्म स्ट्रेट, पाकिस्तान के F-16 के रिपेयर, पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, एवरीथिंग गोज वाया टर्की. True. So Correct. now, not only on the one side you have Turkey, the other side you have Iran. Now Iran backs Hamas, no doubt, against Israel. Israel. Correct. लेकिन ईरान में के बलोचिस्तान में से it is Israel who recruits जांदुला और जैश अल अदल, right? Yeah. राइट, जो जिन्होंने बंदर अब्बास से लेके सब जगहों पे हमले कराए, थोड़े दिन पहले की बात है, केमिकल जहाँ पे उनका मिसाइल पर, और वो शिपमेंट जहाँ वो हुआ वो केमिकल शिपमेंट था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, और वो चाइना से आया था, Exactly. राइट. एंड इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान ने आज अपना कोई ऑपरेशन करा है और 100-150 आतंकवादियों को एलिमिनेट किया है या धरा है सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में. And most importantly, if you see, जो बंदर अब्बास में अभी हुआ है, इसमें पाकिस्तान के आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट की बात भी इरानियन मीडिया ने करी है. हाँ,
बिल्कुल। So अब आप सोचो कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर कल पहले इस्लामाबाद जा रहा है, देन ही फ्लाई बैक टू तेहरान एंड ही देन कम टू न्यू दिल्ली, राइट? उसी so तरीके से I think it's a back channel. It's a back channel thing happening, which is not bad. करेक्ट, और उसी तरीके से शारजा से भी फ्लाइट्स आ रही हैं, तो अमीरातीज और सऊदीज भी लगे हुए हैं इसको डिफ्यूज करने के लिए, right? So there are multiple players involved in this conflict who wants to see this diffuse, and ironically these are the regional players like Iran, Saudi Arabia, and what you say आपका Emiratis who wants it to be resolved, and it is Turkey who is sending the destroyers to Karachi to protect Pakistan. Turkey should remember that they are under our missile range, you know. यस, एंड अभी जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने काफी काफी रिलीफ भेजा था टर्की को, True that. राइट? But anyways, I mean, Turkey is like I call them the Pakistan of Europe. बट यू नो आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. Yeah. आज मैंने ट्विटर पे और मैंने यानी एक्स पे मैंने आज बड़ी अच्छी थ्योरीज सुनती हुई, मतलब मैंने मीडिया में बहुत अच्छा चीज देखा कि चाइना को ब्लेम किया जा रहा है, और बहुत एक्टिवली ब्लेम किया बहुत जाता है. बहुत एक्टिवली, एंड यू नो लाइक इट इज काइंड ऑफ अ वाइट वॉशिंग गोइंग ऑन. ठीक है, True. obviously I would not name the individual or the name the person, वो हमारा जिम्मा नहीं है, बट ये नैरेटिव जो है, देखो चाइना हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट, उनके अगर उनके हिसाब से हम देखें, चाइनीज 2 मिनट चाइनीज हिसाब से देखें, उनका लेजिटिमेट इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. हाँ, अगर आप ये भी मानना चाहते हैं कि चाइना इंडिया की ग्रोथ को स्टंट करना चाहता है, इंडिया को फंसाना चाहता है, मैं मान लिया, तो फिर वो लोग लद्दाख, मैं बता रहा हूं, तो फिर वो लद्दाख से वापस क्यों गए? आई वॉन्ट टू आस्क दोज एक्सपर्ट. उनको पता था कि अभी तो यूएस जो है इसमें अपना I mean, जो फ्लेम है वो अभी हाई पे करने वाले हैं इस region. करेक्ट, करेक्ट. तो आप अगर चाइना को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हटानी है तो वो इंडिया के रॉ मटेरियल बंद करेगा, इंडिया की मशीनरी बंद करेगा, रेयर अर्थ बंद करेगा, वो और तरीके होते हैं स्क्वीज करने के, True. राइट? वो लद्दाख से वापस नहीं जाता अक्टूबर में, वो लद्दाख से वापस ही इसीलिए गया क्योंकि उसको पता था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो टैरिफ वॉर इनिशिएट करेंगे, और उनको इंडियन मार्केट चाहिए थी, अल्टरनेट मार्केट, ताकि चाइनीज माल कहीं और बिक सके, और एक ऑलिव ब्रांच बढ़ाई, यहां तक कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी थोड़े दिन पहले खोली गई है. बिल्कुल, and they're also asking for the resumption of flights, direct flights. Direct flights, correct. So the Chinese may be abetting, or at best they are protecting the legitimate interest in the Pakistani state. See, Commercial. देखो, I feel, if you ask me, if you ask for my opinion, I feel that Chinese, obviously, they're not our friends. Nobody, is your friend in geopolitics, but it does not suit them right now to, to go on a conflict with India, because when they are fighting the US guys directly, and especially when US is trying to ignite fire all across China, and this is not the time when China will go against their most significant neighbor, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है और जिसके पास एक इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़ी कैपेसिटी है जो कि चाइना को सही में टक्कर दे सकता है, भले ही रीजनल तौर पे हम टक्कर दे पाने की इस समय स्थिति में हो. बट as far as our air force is concerned, as far as our artillery is concerned, I think we stand very, very strongly against Chinese army. So I don't think they will they will choose this particular time to pick up a conflict with India. That's my personal opinion. I agree. मेरी राइटिंग जो मैंने नीति शास्त्र पे लिखा है, उसमें मैंने यही लिखा है, आई हैव ओपाइंड कंसिस्टेंटली द चाइना का लद्दाख से जाना, स्टैंड ऑफ से विड्रॉ करना, एंड साथ साथ में ये इंडिया के साथ ट्रेड टाइज की बात करनी, माल की बात करनी, और Correct. ये देयर आर अदर 10 other ways to do it. ये कोई even they do not They're also want to talking about establishing gigafactories in India, which which includes a lot of investment.
एंड ट्रू, जो हमारे एब्सोल्युटली। मीडिया में बता दिया जाता है कि जी वो तो इंडिया के कंपनीज को बर्बाद करने आ रहे हैं एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडियन कंपनीज मतलब आर नाउ आल्सो दे आर यूजिंग चाइनीज आप इक्विपमेंट्स एंड चाइनीज बिल्कुल दिस थिंग्स। बिल्कुल। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले ईवी ऑटो सेक्टर में, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में जॉइंट वेंचर्स अलाउ किया है कि चाइनीज कंपनी कैन डू 49% जॉइंट वेंचर्स विद द इंडियन कंपनीज इन ऑटो कंपोनेंट्स, ट्रू। इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उनको इनवाइट कर रही है, खोल रही है, हम करेक्ट। फ्लाइट्स खोलने के कगार पे हैं, मानसरोवर यात्रा हो रहा है, सो आई डू नॉट थिंक दैट चाइनीज वुड बी वांटिंग टू डू to sabotage their trading relationship with one of the world's largest economy just for a hired gun called Pakistan. एब्सोल्युटली। दो दे अच्छा, अगर उनको ट्रेड पे पीस करना, दे कैन डू इट थ्रू अदर मीन, जैसे मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, मशीनरी, वो बंद करके कर सकते हैं। ओके, तो अब इस पे फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि अगर चाइनीज ठीक है, वो अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कौन है ये पूरा केओस क्रिएट करने वाला? एग्जैक्टली, दैट वाज आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट इन फैक्ट। Yep. So up, your listeners, we must discuss with this an open mind. और यहां पे मैं बोलूंगा, आई वुड वांट टू रादर एक्सप्लेन टू योर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि आप एक चेन ऑफ इवेंट्स देखिए। ट्रू। वो चालू होता है 7 अक्टूबर से, ईरान से होता है, गाजा से होता है, फिर वो सीरिया पे जाता है, सीरिया से फिर वो धीरे 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 ईरान की तरफ बढ़े, बंदर अब्बास पे हमले हो रहे हैं। अभी कल अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया और बोला कि कोई उससे ट्रेड नहीं करेगा, जो ट्रेड करेगा उसका रिलेशनशिप मेरे साथ खत्म। करेक्ट। ठीक है, ये अब उसके बाद बंदर अब्बास पे हमला हुआ, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हमला हम लोगों ने देखा कुछ महीने पहले। ग्वादर पे हमले रेगुलर होते हैं, बीएलए करता है, टीटीपी करता है, वी नो इट। ठीक है, यहाँ तक कि आईएसकेपी के मॉड्यूल यहाँ से सेंट्रल एशिया के जरिए मॉस्को तक में आतंकवाद मचा चुके हैं। ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के व्यूअर्स को कि आईएसकेपी जो था, जो आईसिस का एक ऑफशूट है, इस्लामिक स्टेट का जो आतंकवादी ग्रुप था सीरिया का, वो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में काम रहते थे, रका के पास, जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा था। तो वो वहां से एस्केप होके वाया टर्की अफगानिस्तान कैसे पहुंचे? एब्सोल्युटली। Right? एब्सोल्युटली। That means someone allowed them to, thousands of fighters to escape with their Toyotas and everything, merge into, melt away into Turkey and then all the way travel up to Afghanistan. और यहाँ से फिर उनका इस्तेमाल हो रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए, पाकिस्तान, चाइना के एसेट्स को टारगेट करने के लिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया का कॉरिडोर हो, सिल्क रूट हो, चाहे वो रशिया की अंडरबेली हो। ट्रू। ठीक है, अब आपके लिस्टनर को यह भी जानना जरूरी है कि ईरान ने 25 साल के लिए $400 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है 2021 में चाइना के साथ। करेक्ट। अब ये जो एंग्लो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, जो कभी भी कम्युनिस्ट पावर्स को पर्शियन गल्फ पे नहीं देखना चाहता, चाहे वो रशियन एम्पायर में क्वीन विक्टोरिया हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, खोमेनी के दौरान जब टुडे पार्टी को उड़वाया गया सीआईए के किल्लिस की द्वारा, चाहे वो यहाँ पे अब जो है चाइना का एक्सेस हो, चाहे वो बंदर अब्बास पे हो, चाहे वो ग्वादर पे हो, चाहे वो इवन म्यांमार की पाइपलाइंस हो जहाँ पे केओस मचा रखा है फिर दोबारा से। करेक्ट। करेक्ट। राइट। सो अब आप एक आर्क देखिए, यू नीड टू वॉच द ट्रेंड। द ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है बंदर अब्बास का हमला, ट्रेंड है आपका ग्वादर, ट्रेंड है सेंट्रल एशिया, रशिया की अंडरबेली, मॉस्को का अटैक, आईएसकेपी का, ट्रेंड है कश्मीर में आपके एक हमला जहाँ पे हमास का टेररिस्ट दिखता है। ठीक है, और एक मोडस ऑपरेंडाई चेंज है, ट्रेंड है बांग्लादेश में कू कराना, ट्रेंड है म्यांमार की पाइपलाइन करना। अब ये ट्रेंड धीरे धीरे अपने चरम पे आपको ये ट्रेंड ईस्ट एशिया में भी दिखेगा, साउथ ईस्ट एशिया में भी दिखेगा, साउथ चाइना सी में भी दिखेगा, सी ऑफ जापान में भी दिखेगा, बिकॉज ये सारी द अंडरलाइंग कोर कॉन्सेप्ट इज ये मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
Absolutely correct, Navrup bhai, and you are bang on. सो ये मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट जो पूरी है एशिया की, सो वी हैव टू Exactly. अंडरस्टैंड कि इसमें पावर्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि चाइना का बीआरआई का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है। अब चाइना ने जो चाइना की जो दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि उनकी वाई दे बिकम अ थ्रेट टू अमेरिका, तो अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है। चाइना ने पहली चीज स्टार्ट करी कि अब वो बीआरआई में सब पे उन्होंने एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाया है जिससे वो ई युआन यूज करते हैं, ठीक है। Correct. और वो एक पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं किप्स, ठीक है, विच इज अ राइवल ऑफ स्विफ्ट। तो अब बीआरआई की 110 कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट फ्लो कर रहा है। वो ईरान से, सऊदी अरेबिया से तेल, रशिया से कमोडिटीज युआन में ले रहा है। So first time globally a currency is being used in a non-dollar terms in for commodities trade. Now similarly वो पेट्रो डॉलर को चैलेंज हो गया। किप से आप जब बाईपास कर रहे हो स्विफ्ट को, सबको, अमेरिका नजर नहीं रख सकता वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम कि आप किससे क्या खरीद रहे हो। Correct. Correct. ठीक है, तो अब अगर वो नजर नहीं रख सकते हैं कि आप किससे क्या खरीद रहे हो, देन यू कैन बाईपास देयर सैंक्शन। द वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम कैन नॉट स्टाइफल यू, राइट। इसी तरीके से ईरान की इकोनॉमी सस्टेन हो रही है। इसी तरीके से चाइना का जो पूरा ट्रेड सेटलमेंट होता है बीआरआई में, वो ईयूआन में हो रहा है। ये तो रहा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने AIIB बनाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, शंघाई में, जो वर्ल्ड बैंक की तरह लोन्स दे रहा है, ठीक है। डेट डिप्लोमेसी है वो हम जानते हैं, बट दे तो रहा है, बात खत्म होगी ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड चाइना कोई ह्यूमन राइट्स की और ये फालतू की फ्रीडम और डेमोक्रेसी की कंडीशन नहीं लगाता है। पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी जो कंट्री है उसकी सारी एनजीओ को पकड़ के खरीद के फिर आपको वो मैनिपुलेट नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एंड उसके बाद ये चाइना का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो यूएस को बाईपास करा, जो कोई कंट्री नहीं क्रिएट कर पाई, रशिया तक भी उस लेवल तक क्रिएट नहीं कर पाया जो द सेकेंड पिलर ऑफ चाइनाज राइज इज टेक्नो इंडस्ट्रियल पावर हाउस। ट्रू। चाहे उनकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ईवीज में हो, जैसे BYD हो, जो टेस्ला को हॉलो बीट कर रही है टेक्नोलॉजी में, at a far cheaper price they are capturing market like anything, right। चाहे वो चाइना की हुआवी हो, जो 910C नाम का सेमीकंडक्टर 7nm चिप बनाने में डेवलप किया, विच शॉक यूनाइटेड स्टेट्स की ये कैसे हो गया। और अब खबर आ रही है कि उनके पास EUV लिथोग्राफिक मशीन्स भी पहुंच गई हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जो खाली ASML के पास, और वो 5nm चिप बना रहे हैं। अभी भी वो यूएस और एलाई से पीछे हैं। यूएस एलाइज अभी 3nm पे और 1.1 nm पे जाने वाले हैं, लेकिन चाइना को अभी 8-10 साल लगेंगे वहां पहुंचने में। बट द अमाउंट, बट चाइना जो ये चीज कर पाया है सेमीकंडक्टर में, आर्टिफिशियल And इंटेलिजेंस। US knows it very well, Navrup bhai, that if China is not stopped right away, then they will beat them because they have already beaten them in every other vertical. जो चाइनीज ने नॉट ओनली अबाउट दे हैव ई रेनमिनबी, दे हैव डिजिटल करेंसी, दे हैव किप्स, बट दे हैव आल्सो डेवलप्ड देयर ओन पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, AIIB बैंकिंग, जो लेंडिंग करते हैं to other countries in BRI, which bypasses Western SWIFT and financial system, एक पैरेलल आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया। सिमिलरली अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप चाइनीज कंपनीज में आओ, जैसे BYD हो गया, दे आर आउटबीटिंग टेस्ला, दे आर कैप्चरिंग मार्केट विद टेक्नोलॉजी विच इज फार एक्सीडिंग टेस्ला स्पेस एट दिस मिनट, राइट। रेवेन्यू वाइज टेस्ला में भी हाई है, बट BYD इज कैचिंग अप। आप उसी तरीके से आगे जाइए, देन यू हैव हुआवी, जो 710 के हुआवी का 910 जो C चिप है, जो 7nm चिप बना दिया, विच स्टन्ड अमेरिका डिस्पाइट सैंक्शन, हाउ वर दे एबल टू मेक इट अप, विच इज व्हाई अमेरिका ने और सैंक्शन लगाए, एनवीडिया के GPUs रोके, सब कुछ, मतलब लाइक टू ट्राइंग टू स्टाइफल चाइना's मेड इन चाइना 2025 बिकॉज इट वाज राइजिंग अप टू बी द पावर। So Navrup bhai, if I can, जो अभी तक हमने बात करी है, अगर मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर दूं, just for the sake of our viewers to understand,
कि जो हम इस समय देख रहे हैं कश्मीर में होते हुए या फिर हमारे नेबरहुड में जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है, उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण हमें दिख रहा है वो ये है कि यूएस और चाइना के दौरान चलता हुआ ट्रेड वॉर और यूएस का ये फोकस कि किसी तरीके से जो इंडस्ट्री उनसे हटके एशिया में शिफ्ट हुए थे, जिसका मेजर हिस्सा ऑब्वियसली चाइना पे गया है, बट साथ साथ चाइना के साथ साथ इसमें साउथ कोरिया में गया है, जापान में गया है, ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया है, इंडिया में गया है, वियतनाम में। वियतनाम में गया है. सो ऑल दिस कंट्रीज are now getting ignited and the geopolitically अगर आप इसमें देखेंगे नवरूप भाई, सो ये एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ा के इसको ये ऐसे इनको इग्नाइट कराया जा रहा है. जैसे बलूचिस्तान में जहां पे चाइना का जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल देयर, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बलूचिस्तान में चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है. वहां पे क्योस हो रहा है इस समय. सिमिलरली जो कश्मीर है, कश्मीर में इंडिया का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्योस हो रहा है. तो अगर आज कश्मीर में कुछ हो रहा है, जैसे हम पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे वहां पे कुछ होता है, मतलब बलूचिस्तान में कुछ होता है, तो वो हमें ब्लेम करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो वहां पे कोई इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है. सो देर इज सम पावर which is igniting all these Asian powers against each other, ताकि हम इसमें उलझ के रह जाए. हमारे इसमें जैसे हमने बांग्लादेश में देखा है, एक अच्छा खासा बढ़ता हुआ कंट्री जहाँ पे 35% एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन महिलाओं की है. वहाँ पे इस्लामिक लॉ आता है. इस्लामिक लॉ आने के बाद वो बोलते हैं कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, वही तालिबानी बात करना वो लोग शुरू करते हैं, और इसका सीधा सीधा नुकसान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को, इसमें जो इकोनॉमी है उनका, उस पर वो होता है. सिमिलरली व्हाट वी आर नाउ विटनेसिंग कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसने लास्ट एक साल में तकरीबन $1 ट्रिलियन अपने इकोनॉमी में हमने ऐड करा है, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट, and the entrepreneurs of India and and the people of India of course. सो वहाँ पे आज के डेट में जंग का माहौल बना हुआ है और हमें दिखने को मिल रहा है जो मीडिया है, मीडिया में से ज़्यादातर मीडिया को अगर आप लोग थोड़ा से खंगाल के देखेंगे तो उनकी जो इनकी जो शेंडी है वो आपको एक ही पार्टी के पास मिलता हुआ दिखेगा, और वो पार्टी यूएसए है. हमें इसमें बोलने में कोई तकलीफ वो नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही है, जो स्टेक होल्डर्स है, वहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है. पाकिस्तान अभी वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा था, उसकी रेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी सुधरी थी. नाउ दे आर गेटिंग बैक टू दिस थिंग्स. सो इस पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक पिक्चर, बिकॉज हम जैसे मन बनाएंगे हमारा सरकार भी वैसे ही काम करेगा. एंड देर इज नो इस पे आप सरकार को कोस नहीं सकते. नहीं, बिल्कुल. देखो, हमें ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक वाइडर गेम चल रहा है. गेम ये है कि यहाँ पे ना अब मामला आता है ट्रेड का, टैरिफ का और मॉनेटरी रीसेट का. करेक्ट. अब मैं आपको आपके व्यूअर्स को बहुत छोटे से विद इन 5 मिनट्स आई विल स्किम थ्रू द हिस्ट्री ऑफ 100 years एंड आई टेल यू क्या पंगा क्या है. अमेरिका अगर ये रीजन इग्नाइट कर रहा है, वो बंदर अब्बास को लेके हो, बीआरआई के चाइना को टारगेट करना हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, ऑयल रूट, ट्रेड रूट्स, ये सारा क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? ठीक है, इसके कारण है. ठीक है, पीछे इसका बात मैं आपको बताता हूँ कि 1776 में अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धड़ा रहा है, जो एक अब्राहम लिंकन के टाइम से जो नेशनलिस्ट सरकार थी, जो अमेरिका को इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनाना है, एंड दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्री ट्रेड रेडिकल्स. करेक्ट. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी 2 लाइन में किस्सा समझाता हूँ. इसका जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, जब टैरिफ भी चल रहे थे, उस टाइम पे अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं था. दे वर ऑल अबाउट टैरिफ्स. टैरिफ चलते थे. 1913 में ये इनकम टैक्स आया था अमेरिका में, टैरिफ्स अबॉलिश हुए थे. तो एक किस्सा ये है कि
जब ये अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो वहां पे जब लिंकन नीचे सदर्न कॉन्फेडरेसी के साथ लड़ रहा था, तो उस टाइम पे यू हैड द फ्रांस, यू हैड स्पेन, यू हैड ब्रिटिश हु वर plotting with the confederacy in the south to defeat the union in the north, ताकि वो कंट्री यूएस एज अ कंट्री यूनाइट ना हो पाए, राइट। और रशिया, और उस टाइम पे लिंकन को हेल्प करने के लिए रशियन एम्पायर ने पूरी की पूरी फ्लीट भेजी थी जो न्यूयॉर्क पे लैंड करी, और उन्होंने उस फ्लीट का पूरा स्वागत हुआ न्यूयॉर्क पे स्ट्रीट्स पे, और वहां पे उन्होंने मतलब काफी हद तक उन्होंने जो सेलिब्रेशन तो पूरा रिकॉर्डेड है यूएस नेवल वॉर के। भाई अगर आप देखेंगे जो यूएस की नेशनलिस्ट लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपब्लिकन्स, दे डू नॉट हेट रशियंस, They don't. याद है? They don't. They don't. They have that memory. अलास्का का परचेज भी तो यूएस से उसी के बाद हुआ है। करेक्ट, ठीक है, 1871 के आसपास, 73 के आसपास शायद हुआ है। तो अब उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही ये रशियन फ्लीट फॉइल करती है ये ब्रिटिश वे टू सैबोटाज द लिंकन्स एफर्ट, अमेरिका यूनाइट होता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है, सिविल वॉर खत्म होती है, उसके थोड़े दिनों बाद अब्राहम लिंकन असैसिनेट हो जाता है। करेक्ट। तो इस पे if you allow me, can I take a minute here? Yes, please. Just to explain the viewers के इस पे क्या सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं नवरूप भाई। So if we start from USA, तो वहां पे भी हमें दो फोर्सेस देखने को मिलते हैं नवरूप भाई। एक जो नेशनलिस्ट फोर्स है जिसने वो साउदर्न इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी, करेक्ट। जो नेशनलिस्ट फोर्स है वो रशिया का दुश्मन नहीं है, वो रशिया को अपना दोस्त मानता है, और रशिया ने एक्चुअली उनको मदद भी करी हुई थी। और जो वो नेशनलिस्ट लोग हैं उन्हीं को हम एज ए यूएसए या फिर द आइडिया ऑफ यूएसए जिसको हम बोलते हैं, जिसको कहीं ना कहीं सारे जो भी मॉडर्न दुनिया के हिस्सा है, दे विल हैव टू एक्नॉलेज दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी, टैलेंट को, मेरिटोक्रेसी को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्होंने एक मिडिल क्लास को बहुत आगे करने में बहुत ज्यादा फोकस करी, so all this sort of good work, the good part of America that we know belongs to this this sort of people. Similarly, if you see the same picture what Navrup bhai was trying to explain to us is that now if you come to the Asian continent, similarly you will find Iran में भी ऐसे दो तबके थे। एक जो मॉडर्निटी पे विश्वास करता था, जिसको जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसको वुमेन राइट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको कैसे दबाया गया, फिर एक ऐसे ताकत को वहां पे लाने की कोशिश करी गई जो कि एकदम से बिल्कुल पूरे ईरान को बिल्कुल मिडिल एज में लेके चला गया। सिमिलरली वो कोशिश एक जमाने में अरब वर्ल्ड में भी करा गया, फिर धीरे धीरे अभी अरब वर्ल्ड इससे बाहर निकल के एक मॉडर्निटी की तरफ वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम गेम अभी साउथ एशिया या फिर बाकी के जो जगह है, जो हॉटस्पॉट्स है, वहां भी चल रहा है। बट इन सारी जगहों में आपको दो चीजें कॉमन मिलेगी नवरूप भाई, एक नेशनलिस्ट फोर्स और एक दूसरी काउंटर फोर्स। और इसमें आपको दो चीजें, एक मतलब इफ यू टॉक अबाउट, सी दिस आर द फोर्सेस ऑफ दिस थिंग, बट दे विल रिप्रेजेंट टू थिंग्स। वन, कि ये सारे कंट्रीज जो मैंने बताया जो कि टारगेट कंट्रीज थे, उनमें आपको या तो ऑयल मिलेगा, या तो एनर्जी सोर्स मिलेगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा। इन दो में से एक वहां पे होगा ही होगा। जहां पे क्योस है वहां पे या तो नेशनल, अगर आपके पास एक ऐसा कंट्री है जहां पे ना तो कोई नेशनल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब हो आप, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई बॉम्बिंग करने नहीं आएगा, या फिर आपके पास कोई जिहादी मूवमेंट नहीं होंगे, आपके पास कोई लेफ्टिस्ट मूवमेंट नहीं होंगे, इन शॉर्ट आपकी कोई भसूड़ी नहीं होगा। बेसिकली डेमोक्रेसी विल नॉट विजिट यू। So neither democracy will visit you or the communism will visit you. Correct. You will be at peace. Correct. So because both these things are part of the same coin, two sides of the same coin. हाँ, तो अब ना, so I will quickly go around 50-70 years ahead now. Quickly. 1912-1913 में वर्ल्ड वॉर 1 होती है। Correct. ब्रिटेन और यूरोपियन पावर्स वॉर में बुरे तरीके से डेट में चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। इस दौरान द सेंटर ऑफ फाइनेंस स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। या
इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चलता है, अमेरिका एज एन इंडस्ट्रियल बैंकिंग पावर राइज करता है, फेडरल रिजर्व आता है, ठीक है, बैंकिंग चालू होती है। लेकिन साथ साथ में एक मूवमेंट चालू होती है वुडरो विल्सन के दौरान, अमेरिका फर्स्ट, करेक्ट, कि हम वर्ल्ड से विड्रॉ करेंगे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है वर्ल्ड से, या वी कैन सेल्फ सस्टेन आवरसेल्व्स, वी कैन सेल्फ सस्टेन, हम इंडस्ट्रियलाइज पावर है, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटेन और यूरोप वर बिगिनिंग टू गेट एट द नीज ऑफ अमेरिका टू फंड देम, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब इस दौरान क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है, जर्मनी पे रिपैट्रिएशंस होते हैं। तो यूएस कांग्रेस 1930 में एक एक्ट पास करती है, स्मूथ हाउली टैरिफ्स एक्ट। वो 30-40% टैरिफ लगा देते हैं जर्मनी पे, इटली पे, यहां तक कि इटली में ड्यू टू दैट इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय यूएस कांग्रेस, यूरोप में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खड़ी हो जाती हैं। या मुसोलिनी आ गया, ठीक है, मुसोलिनी आ गया, नाजी जर्मनी, वहां पे फोर्ड मोटर्स के शोरूम टारगेट होते हैं, राइट। तो मुझे सिर्फ एक चीज इसमें आपको पूछना है कि यूएस में जो ये जो कंजर्वेटिव मूवमेंट चल रहा था, इससे किसको नुकसान हो रहा था, किसके लोन नहीं बांटे जा रहे थे, और किसकी I mean, so we need to, the people need to go deeper and the find out. British free trade radicals, But the British oligarchy, banking oligarchy. And who are those British oligarchs? There is a very famous quote. I don't have the article in front, people can read it. I have written American trade history. वहां पे जेपी मॉर्गन का एक बंदा, जो उनके व्हाइट हाउस में काम करता है, he has documented that I bent before my knees before President Hoover that please do not sign this smooth Howlett tariff act, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। लेकिन because of a nationalist Republican party dominating the Senate, they signed it और पूरा वर्ल्ड ट्रेड रिप अपार्ट हो गया। And after that, it gradually moved from free market economy towards oligarchy. Even in US. Correct. So we had the Great Depression, we had the World War II, quickly skipping. So World War II के बाद suddenly we find कि after so much of destruction, Europe is beyond recognition. ठीक है? सोवियत यूनियन एक नया पावर इमर्ज करता है, जर्मनी स्प्लिट हो जाता है, द यूरोप स्प्लिट, जापान इज बिकम द वर्चुअली द वेसल स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड को कैन यू इमेजिन जापान became a vassal state of America? I mean, being a student of geopolitics, this one country, I get fascinated because इनसे ज्यादा नेशनलिस्ट और इनसे ज्यादा निडर लोग मैंने मतलब बहुत कम देखे। Exactly, which is what I will come to you. So now what happens, मैं आऊंगा, जापान का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। We need to understand because वो लोग जो हंसते हंसते मर जाते थे जाके, कामाकाजी और ये सारी चीजें जो अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे देना, एक ऐसी सोसाइटी को उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी बना दिया which is like the most mechanical society of all the other societies in the world. करेक्ट। ये कैसे हुआ? अच्छा, अब मैं बताता हूँ। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में हमें पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, जो किया गया, जो भी किया गया। बट वो बॉम्ब से डरने वाली सोसाइटी थी क्या नवरूप भाई? That was a very ferocious kind of a weapon used for the first time. They did not have, no one in the world had an idea कि क्या And था। I think they also felt somewhere cheated by their ruler because they did not expect the ruler to surrender. Absolutely. अच्छा, anyways, now moving ahead. Yeah, sure. We'll have this discussion some other day because this one society I get actually fascinated. I know. कैसे हुआ? इतना 360 degree कैसे turn हो गया? But I'll tell you what. Before we, conclude this topic and go to the real topic, the real nationalism in Japan is not fully dead, by the way. It's rising again. Correct. वो मैं आऊंगा, उसी पॉइंट पे आऊंगा। Okay, now, so after World War II, you had the Bretton Woods systems. True. ठीक है,
अब ब्रेटन वुड सिस्टम जो एक होटल है न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पे बैठ के डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी बनेगी, आईएमएफ बनेगा, वर्ल्ड बैंक बनेगा एंड पैक्स अमेरिकाना सिस्टम बनेगा। ये वॉर एंड पीस ट्रीटी से आता, जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंड करा बिटवीन 1941 टू 1945 और 48 तक। वॉर एंड पीस स्टडीज में आप चाहो तो देख सकते हो। ओके, हाउ, और वहां पे बिकॉज वर्ल्ड वाज अंडर शैबी डिस्ट्रक्शन, यूएसएसआर बन चुका था, तो उसमें डिसाइड हुआ कि अमेरिका मार्शल प्लान लॉन्च करेगा और यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में मदद करेगा। करेक्ट। जापान की भी रीबिल्डिंग में मदद करेगा, सब्जेक्ट टू जापान बिकमिंग अ वैसल स्टेट। तो अब उसमें जो मॉनेटरी सिस्टम आया उसमें था कि यूएस डॉलर वुड बी पेग्ड टू गोल्ड, gold standard, and the world currencies will be pegged to the US dollar। ठीक है, ये एक लेयर्ड सिस्टम बनाया गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि सडनली वो ट्रेडिंग सिस्टम में चार्ल्स डिगोल का जो फ्रांस था, वो कहते वो ना बीच में थोड़ा सा ना, जब इन्होंने ऑपरेशन रियल बर्थ ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड। तो जो चार्ल्स डिगोल ने जब फ्रांस में और सबने शुरू करा कि यार तुम बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हो यूरोप में, ऑपरेशन कॉन्डोर में लेके और ऑपरेशन ग्लैडियो में लेके, जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं, तो कि आप ये मत करिए। इटली में बॉम्बिंग्स हो रही थी, ये हो रहा था, कह ये तुम अपने कमांडोज, अमेरिकन डीप स्टेट के ये इंटरफेरेंस नहीं चलेगी, अपना यहाँ से पेरिस से बेस पैकअप करो और निकलो, दफा हो। ठीक है, उसने नेटो के मिलिट्री विंग से विड्रॉ भी कर लिया था। ठीक है, चार्ल्स डिगोल ने। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला एक काम करो, तुम हमें डॉलर में सेटलमेंट नहीं दी, तुम हमें अपना गोल्ड देते जाओ। तो अमेरिकन गोल्ड रिजर्व 18,000 टन से गिर के 6,000 टन तक आ गए 70s तक। तो राष्ट्रपति निक्सन कहता है अगर ये चलता रहा तो हमारा तो दिवाला पिट जाएगा, विल गो बैंकरप्ट। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, वन डे डिसाइडेड कि नाउ नो मोर इट विल बी गोल्ड स्टैंडर्ड, इट विल बी द पेट्रो डॉलर। एब्सोल्युटली। ठीक है, उन्होंने निक्सन किसिंगर ने जाके सऊदी अरेबिया से उसका इकोनॉमिक एडवाइजर कौन था पता नहीं, I do not know. Henry Kissinger was the one who negotiated this. Secretary of State था, I guess, उस टाइम पे निक्सन का। ठीक है, तो he went there and he got it negotiated with Saudi Arabia that आप सारा तेल जो है गल्फ कंट्रीज बेचेंगी डॉलर में और उसका सारा पैसा यूएस ट्रेजरीज में जाएगा। नाउ उसका वन लाइन में यूएस ट्रेजरी में जब आप इन्वेस्ट करते गए, दैट इज लाइक द पेपर विच द यूएस गवर्नमेंट इशूज, ठीक है, बॉन्ड्स जो होते हैं 10 ईयर बॉन्ड्स, अगर आप वो खरीदो तो बॉन्ड यील्ड्स बॉन्ड जो बॉन्ड का जो यील्ड है वो मतलब वो गिरता है। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स, and lower interest rate means low inflation. Low inflation means they can binge more on finance, Fed can keep on printing, and then American economy एक वो financial cycle printing का QE का चालू हो गया था। बिल्कुल। अब इस 70s के बाद क्या हुआ, क्योंकि जब यूएस डेट बाय करना चालू कर दिया, इट वाज मोर इजी टू बाय प्रिंटेड करेंसी देन गोल्ड। करेक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड चला गया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, जर्मनी ने और धीरे धीरे जापान ने अपने आप को बिल्ड करना चालू कर दिया, इनकी इंडस्ट्री वापस आ गई, ऑटो इंडस्ट्री, जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वापस आ गए, और उनको डॉलर बचाने के चक्कर में हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहना पड़ा। यस, एग्जैक्टली, राइट। तो अब उससे क्या हुआ, बाय द टाइम दे केम टू लेट 70s अर्ली 80s, अरे यार ये क्या हो गया, हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री फोर्ड मोटर हो रही है, वहाँ जर्मन ऑटो, वह जापानीज ऑटो मार रहा है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट रीगन के हाथ पैर पड़े अर्ली 80s में, कुछ करो, रोको इसको। ठीक है, फोर्ड मोटर्स चिल्ला पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जापान पे 100% टैरिफ लगा दिए जापान की इंडस्ट्री बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल वही प्रेसिडेंट रीगन ने किया, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई, जो बिल्कुल ट्रंप वाली प्लेबुक। हो नहीं पाया, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, फिर हुआ क्या, इन्होंने प्लाजा अकॉर्ड साइन किया।
ठीक है, जहां पे इन्होंने बोला कि सारी भी जो जर्मनी और जो मेन कंट्रीज हैं जो ट्रेजरीज होल्ड करती हैं, जो डेफिसिट रन करती हैं, ये अपनी कंट्रीज को अप्रिशिएट करेंगे और डॉलर को डीवैल्यू करेंगी। तो अब डॉलर एक साल में 25% डीवैल्यू हुआ, तो उसको सब, अब तो अमेरिका की चांदी हो गई, जापानीज इंडस्ट्री मर गई, बिल्कुल उनको दिक्कत हुई। अब जापानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने लेंडिंग चालू करी, स्कीम्स चालू करे, वहां पे रियल एस्टेट बबल बना, वहां से पूरा प्रॉपर्टी बबल बना, और अल्टीमेटली वो बबल जाके मिड 90s में बस्ट हुआ, जापानीज बबल, और जापान 20 साल तक उठ नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो सो जापान सफर्ड, जापान का निके इंडेक्स 30 साल बाद जाके उस लेवल पे आया है जो वो 1990s में जब वो बबल बस्ट हुआ था। ये थोड़े दिन, ये 1-2 महीने पहले की बात है। करेक्ट। राइट, Japan suffered just to prop up US manufacturing and US system as an This is vassal very state. important for the viewers to understand. Yes, absolutely. अब अगर हम उसके बाद से 90s के बाद से प्रेसिडेंट क्लिंटन, अच्छा फिर वर्ल्ड बैंक, क्योंकि सोवियत यूनियन को काउंटर करना है तो वर्ल्ड बैंक कहता है काम करो, चाइना को पूरे ब्लूप्रिंट बना के दे दिए स्टेट कि आप एसओई सिस्टम जारी रखो, आपको हम लोन देंगे, आपको हम ब्लूप्रिंट बना के देंगे। यहां तक कि बोइंग जो है उनको रॉकेट इंजन प्रोवाइड कर रहा है, क्लिंटन को बोला जा रहा है कि रोको, कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलने दो। फिर वो उनको चाइना को 2001 में वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यूटीओ में भर्ती करा देते हैं, आजा, ठीक है। और लॉजिक क्या है कि मे बी द चाइनीज इफ दे बिकम रिच दे विल बिहेव लाइक अस, ठीक है। एंड नहीं, इसमें आपने एक पॉइंट मिस करा है। इसमें चाइना ने इतना सही खेला था ना नवरूप भाई, उन्होंने वेटिकन को बोला कि भाई हम आपको आराम से सब कुछ करने देंगे, विल अलाउ यू टू टू रन योर चार्जेस, आप हमें ये डब्ल्यूटीओ में एंट्री दिलवा दो और ये सारा जो दूसरा वाला काम आप ही अपने बोलता है वो करवा दो। अच्छा। वेटिकन ने जाके फुल लॉबी कराने के बाद उसने सब करा दिया। इसके बाद चाइना वालों ने बोला थैंक यू वेरी मच, अब भागो यहाँ से, अब हमारी बॉडी चलाएगी। साथ साथ में वेरी इंटरेस्टिंगली चाइना ने अपनी बाकी जुगाड़ भी जारी रखा। जोनाथन पोलार्ड इजराइल का बड़ा फेमस स्पाई, F-35 मिसाइल, ये वो सारे ब्लूप्रिंट चुरा के वो उसने चाइना को पास ओवर करे। इसमें एक हमारा बॉम्बे वाला भाई भी था कोई। एनीवेज, फॉरगेट दैट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। एडिट दिस पोर्शन, ठीक है। तो अब जो जोनाथन पोलार्ड ने को सजा हुई, कई साल वो यूएस जेल में रहा, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पार्डन करते हैं, और नेतन्याहू एयरपोर्ट पे वेलकम करने जाता है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे, आई मीन आज जिसको पाकिस्तान उड़ा रहा है, जिसको वो लोग बहुत अपना, पाकिस्तान का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर इस समय J10 है। हाँ। और वो J10 क्या है, वो लावी की कॉपी तो है, लावी तो इजरायली फाइटर है ना। बिल्कुल। सो नाउ सडनली आप देखो तो बैग बोरो स्टील, यहां तक कि यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना पीएलए ने 93 कितने 100 कंपनीज खोल के रखी हैं यूएस में, शेल कंपनीज, ताकि वहां से डील्स की जा सके, टेक्नोलॉजी को चोरी की। ब्लू भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में, यूएस की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं था? सब पता था। तो फिर इसका मतलब ये है ना कि यूएस की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है ये यूएस के इंटरेस्ट के लिए काम करता ही नहीं। बिकॉज वो जो ग्लोबलिस्ट एम्पायर है, करेक्ट, ठीक है, जो ग्लोबलिस्ट एम्पायर है, जो फ्री ट्रेड डेफिसिट पे रन करना चाहता है, जो डेमोक्रेट्स की मेन बेस है, ठीक है, जिसमें डीआई पॉलिसीज आती हैं, सब एट द कॉस्ट ऑफ यूएस टैक्सपेयर्स। यस, दोस oligarchs were getting rich. Yes, oligarchs were getting rich, and US was getting deindustrialized wave after wave. पहले जर्मनी, फिर जापान, नाउ चाइना। हालत ये आ गई है कि वहां पे अब कुछ भी नहीं बनता। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जीएफसी आया, दैट वाज द मोमेंट व्हेन यूएस शुड हैव वोकन अप। And very interestingly, Navru bhai, although this is not a subject of this particular podcast, but if you also see what happened along with that, just to keep the US citizens busy, all sort of entertainment parks, ये वो easy loan, 1% 2% पे लोन ले जाओ, ऐसा I mean
इवन वॉर्स, इवन वॉर्स। वॉर्स वहां से लूट के ले आए, ये करे उन्होंने, तो लोगों को पूरा छूट दे रखा था नवीन भाई। एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो उनके डाइट वगैरह है, अगर आप देखेंगे, कंजम्पशन। कंजम्पशन और डाइट उनका इतना चेंज हो गया, नाउ दे आर फिजिकली आल्सो नॉट, आई मीन नॉट टू दैट लेवल, not capable to do टू those डू हार्ड job, वर्क, to टू do डू to हार्ड do वर्क, टू डू फैक्ट्री जॉब। फैक्ट्री जॉब्स। सो अब 2008 के बाद चाइना रियलाइज कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उन्होंने बीआरआई चालू करा, डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि तब तक प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ा अच्छा ऑफर दिया चाइना को, कहते हैं हम G2 बनाते हैं 2009-2010 में, कि हम दोनों मिल बांट के ना शेयर करते हैं वर्ल्ड को, तुम अपना चलाओ आधे वर्ल्ड में सिस्टम, हम अपना चलाएंगे, ठीक है, G2 बना लेते हैं। चाइना ने कहा नहीं, मुझे G2 चाहिए ही नहीं, ये तो गलत है, राइट। फिर ओबामा का टर्म बीत गया, यूएस रीबिल्ड कर रहा था जीएफसी के बाद, फिर ट्रंप आता है, ट्रंप कहता है गेट लॉस्ट, ये सारा चाइना ने सही घुमाया भी शी जिनपिंग के पहले जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे, हाँ, उन्होंने एक बार में थोड़ी मना किया, उन्होंने बोला हाँ सोचते हैं, देखते हैं, आप आइए, हम आए, ये करके पांच एक साल तो उसमें निकाल दिया उन्होंने। और उन 5 साल में उन्होंने बीआरआई डेवलप किया, वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करते गए, ट्रेड पार्टनरशिप बनाते गए, वो अपने को गोल्ड ऑल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो तब तक ट्रांसफर हो चुका था, करेक्ट। और वो उसके बाद वो गोल्ड बाइंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी पीबीओसी ने। सो वी सॉ अ मैसिव चेंज बिटवीन 2008 टू 2018-19, जब तक पैंडेमिक नहीं आया। True. Right? Correct. It was in the pandemic that the world and the Donald Trump realized that how dependent America is on China. उनको actually, I mean, when they have ignited the pandemic, they would not have realized कि how prepared China is, how vulnerable they are. Okay, so now we understand कि चाइना के पास फार्मास्यूटिकल्स में मोनोपोली है, रेयर अर्थ मिनरल्स में, एपीआई में मोनोपोली है, आई मीन उसमें फार्मास्यूटिकल्स में 70% वर्ल्ड की, रेयर अर्थ में उनकी 65% की मोनोपोली है, जर्मेनियम गैलियम जो पेंटागन को चाहिए वो उनके पास है, अगर सोलर पैनल्स बनाने हैं तो वो उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी बनानी है तो वो उनके पास है, टॉयज आते हैं तो वो वहां से आते हैं, सारा कुछ तो वहां से, इट इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली अब बात जापान की आ जाती है, जापान भी वही काम करता है, वियतनाम गारमेंट्स बना रहा है, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है, अब ह्यूंडई शिपिंग कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया में शिप्स बनाता है। ओके, नाउ डोनाल्ड ट्रंप कम्स, ही सेज with backed by his team called Stephen Miran, Scott Bessent, Howard Lutnick, Peter Navarro, और इनके जो थिंक टैंक था वो रॉबर्ट लाइट्स थे। ओके, वो मैंने आर्टिकल लिखा, नॉट गो इनटू डीप इनटू डिटेल ओवर हियर। समरी ये है, वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका को रीइंडस्ट्रियलाइज करना है, 3-4 एम्स है, ठीक है। पहला, मेरे को अमेरिका को रीइंडस्ट्रियलाइज करना है, रीशोर करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वापस लेके आनी है सारी घर पे। दूसरा, मुझे ट्रेड डेफिसिट खत्म करने हैं। ओके, अब अगर मुझे ट्रेड डेफिसिट खत्म करने जानी डॉलर हैज टू गो, डॉलर हेजीमनी हैज टू गो देन। अच्छा, अब यहां पे अंदर थर्ड वे में है कि यूएस के पास $7 ट्रिलियन का डेट है जो सितंबर में रिन्यू होना है, अगस्त सितंबर तक, और अगर वो 4% की यील्ड पे रिन्यू होता है जो अभी चल रही है, तो $1 ट्रिलियन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यूएस को सारे बजट कट भी कर देगा तब भी वो पूरा नहीं होगा। Exactly, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, The US is financially broken from inside. It is a financial swindling scheme जो चल रही है. It's a hollow economy without any manufacturing base. You tell me one, another economy in G20 जिनकी per capita income से per capita debt ज़्यादा है. So there's no other. There's no other one, right? Okay. So now to ऑफसेट दिस, यहां वो टैरिफ्स अनलीश करता है। ये डाउन टू अप्रैल 2025, ओके, ये 125% टैरिफ लगाता है। सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे लगे हैं? आप कैलकुलेट करते जाओ। चाइना 145%, वियतनाम 46%, ठीक है, जापान 26%, आउट, तो जापान 25, कोरिया 24, इंडिया 26% टैरिफ। हियर ब्रेन लॉजिक,
It has nothing to do with reciprocal tariffs. It had to do with trade deficit divided by US exports and divided by 2. Yeah, What? there is a method behind this मैं madness. देर इज अच्छा अब इसका मैडनेस का मेथड क्या है? आई टारगेट द एशियन कंट्रीज, स्कॉट बेसेंट कहता है, उनका ट्रेजरी, आई आस्क दोस कंट्रीज टू साइन अप विद ट्रेड डील्स विद मी एंड देन आइसोलेट चाइना एंड टेक ऑन चाइना. ये जेपी मॉर्गन के जेमी डेमॉन ने भी बोला. So I want to make a statement here, Navru bhai, and very very interesting, thing. अगर आप ये सारी सिचुएशन को देखेंगे जो अभी हमने बात करी है, the only problem for America is the Chinese system. आज अगर चाइना एक वल्नरेबल कंट्री होता जहां पे वो जाके कोई कलर रिवॉल्यूशन करा पाते या फिर किसी को तख्ता पलट करा पाते अपने हिसाब से, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाके वो करा पाते, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करे या फिर कर नहीं रहे या फिर आगे नहीं करेंगे, बट वो घुस नहीं पा रहे. एंड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग चाइना, बिकॉज ऑफ अ फोर्टिफाइड चाइना, all the countries in Asia are in a way also getting some sort of elbow room and they are also getting protected. Otherwise they would have been bulldozed. आज अगर चाइना में इशू नहीं होता, if they would have handled China in a the way they wanted to, तो फिर बाकी कंट्रियों की तो कोई औकात ही नहीं होती. बिल्कुल. like I'll tell you something which is very interesting. Now Scott, जो मैंने आपको बताया, Scott Bessent said कि let us get trade deals with allies like Korea, Japan, India, and then finally we once we have these deals pocketed, then we move on to China to corner China, the bull in the China shop. Okay. अब उसमें वेरी इंटरेस्टिंगली सबसे पहले उन्होंने जापान को बुलाया और जापान ने क्या किया? जापान ने ट्रेजरी बेचना चालू कर दिया. उल्टा. ठीक है. जापान होल्ड द हाईएस्ट ट्रेजरीज ऑफ अराउंड $1 trillion. ट्रेजरी बेचा तो सडनली जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, जापान को चढ़ा गुस्सा कि भैया ये तो गलत है. जापान को स्कॉट हार्वर्ड लटने को सबने बोला कि काम कर, नॉन ट्रेड बैरियर्स भी हटा, ट्रेड बैरियर्स भी हटा, नहीं हटा और करेंसी में भी डील कर, वही जब प्लाजा अकॉर्ड दोबारा कर. ठीक है. जापान ने क्या बोला? जापान ने कहा दफा हो जाओ. ठीक है. जापान ने उठा के तो बेचना चालू किया इनका डॉलर. ठीक है. ट्रेजरी. उससे क्या हुआ? सेल कराए, यील्ड स्पाइक कर गई. इंटरेस्ट रेट 3.70 से 4.40 4.50 पे जा पहुंचा और 30 ईयर यील्ड 4.8 पे पहुंच गया. अगर वो 5 पे पहुंच जाती तो यह क्राइसिस खड़ा हो जाता. करेक्ट. ठीक है. बिल्कुल. अब अमेरिका का जो ट्रम्प का जो ट्रेड रीसेट था वो बर्बाद हो गया और बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ी है, एक एंड टाइम बड़ा है. तो जब बॉन्ड मार्केट जब ब्रेक हो जाए तो वो कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती अपने उस ब्रेक को. बट इसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप उस दौरान बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई है, एक बार वो चेक करके देख. हाँ. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ? देन दिस लेड टू डोनाल्ड ट्रंप कमिंग ऑन टीवी एंड सेइंग ओके मैं रेसिप्रोकल टैरिफ को 10% पे लेके आ रहा हूं. करेक्ट. So the Japanese made the American bend. They did not do it. And even till date, one of the MPs of Japan's legislature called America extortionist. Yeah. Openly, right? Yeah. Openly. And the Japanese Prime Minister says we will not concede to your demand and we are willing to use your treasuries as a card, as a tool for negotiation. So therefore my question and my final question to you, here would be that how all these things, the trade war we are talking about, क्योंकि अगर कोई हमारा यहाँ पे दर्शक जो है वो हमारी थंबनेल देखेगा और हमारी डिस्कशन दिखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई ये तो पहलगाम के बारे में बात कर रहे थे, बट ये तो दुनिया भर की ट्रेड वॉर और इसकी बात कर रहे हैं. बट हाउ इट इज कनेक्टेड and why the trade war is the center of the chaos which we are witnessing in Kashmir right now. Please explain that. Yeah. We have to understand कि अगर ये कंट्रीज अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज हैं, ये पूरी आर्क है, दैट इज चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम,
बांग्लादेश, इंडिया। True. ओके, इसमें एक चीज मैं आपको, बिफोर आई जस्ट वांट टू ऐड वन एनेक्डोट। इस दौरान जब अमेरिका ट्रेड डील्स कर रहा था या ट्रेड टैरिफ के तमाशा कर रहा था, जापानीज सेंट्रल बैंकर, चाइनीज सेंट्रल बैंकर, Korean Central Bank and Asian Central Bank, ASEAN Central Bank, they met in Kuala Lumpur and they decided that we will issue more loans in renminbi, that is the Yes. Chinese currency and not dollar, and that antagonized America. Oh, is it? Let me see how you die. And then America imposed 3,000% tariffs on Vietnam for solar panels. Yeah. Right? और वियतनाम में 45 अग्रीमेंट जाके साइन कर लिए उसके साथ। And after that, they gave a red carpet welcome to the Chinese president also. Yep, और पीएलए को भी बुलाया परेड के लिए। Yes. So now you understand the East Asian manufacturing powerhouses, they realize कि ये उनके लिए centuries का moment है, ठीक है? Because Navrup bhai, because if you look at from the Asia's point of view, it is a once in a century moment. Correct. And if we miss it this time, then we are gone. We are gone. Now, if America has to reindustrialize, that means we will have to surrender our trade surpluses, And how our do you manufacturing. and how do you industrialize? You come up with policies Yep. which will ensure that your industries are getting screwed. Yep. I'm not getting deeper into this, but I think our viewers are smart enough to understand that. Yep. There are social policies, The social policies, economic. and you'll also see chaos regarding the land policies. हमें अभी देखने को मिल रहा है हमारे बगल में कौन से वाले पार्टी दोबारा से जाके मिल रहे हैं, उन्होंने अभी अपना महापंचायत टाइप का कुछ करा हुआ है. Correct. So More all than this, you'll also than see these that. things coming up in southern India also. More than that, I'll tell you the policies: terror, Yeah. ISKP, Everything okay? which is anti-industry. Anti-industry. Yeah. Create a conflict in Pakistan through Kashmir, through a terror attack in Kashmir, where India and China get into a confrontation over CPEC in Pakistan occupied Kashmir, and ultimately the industry, the manufacturing which wants to ship from China to India says, why should we go to India? This is a troubled neighborhood. Let us go back to US of A. And I will tell you, and what will happen if you see the series of events. नवाज शरीफ अपने पूरी लाव लश्कर को लेके, अपना पूरा परिवार को लेके वो पहुंचता है बेलारूस. बेलारूस कौन है? एक तरह से रशियन एक प्रोविंस ही हो गया. अगर हम इफ वी बी अ लिटिल रूड, और अगर हम ऐसे बात करें जो सच है, तो वो वैसे वहां वो पहुंच गया. बेलारूस वाले बंदे ने, लुकाशेंको ने उनको उठ के बोला कि भाई कुछ लाख 1.5 लाख जो है वो पाकिस्तानी जो है वो वहां पे काम करने जाएंगे. ठीक है, पहले आपको उन्होंने रॉन्ग साइड में रब करा, बिकॉज दीज आर ऑल सिग्नलिंग, राइट. इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से शायद जा नहीं पाए. फिर सुनने में आया कि डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, फिर डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं जा पाए विक्ट्री डे परेड में. इस बीच में वो जो अपना आसिफ मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही भद्दा सा एक स्टेटमेंट दिया, एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके एक बहुत ज्यादा घटिया स्टेटमेंट दिया. इसके तुरंत बाद, और वो स्टेटमेंट के पहले बीएलए ने जो उन्होंने अटैक करा, जो उन्होंने वो ट्रेन हाईजैक और ये सारी वहां पे जाफर एक्सप्रेस का वहां पे इवेंट हुआ. इसके बाद उसने वो स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट के बाद कश्मीर में इवेंट हुआ, कश्मीर में इवेंट होने के बाद से स्टैंड ऑफ चालू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So this is why these things are connected. Yeah. This is why we are taking so long to explain this to our viewers. Correct. अब अगर ईरान में chaos, BRI hampered, पाकिस्तान में chaos, BRI hampered, India China engage over BRI or CPEC in that region. Bangladesh भी same है. Bangladesh भी, we get into Myanmar, we get into these conflicts. Then suddenly the global investors, FIIs, FPIs, and you say, yeah, is it safe to invest in this geography? Why should we not do reshoring in America or near shoring in America or probably Europe, which is a safer geography? ठीक है,
right? Predictable geography, then we go into Asian powerhouses, which may get engulfed into a war or a conflict or a tragedy or social riots or other problems. So the problem is you create a social and economic environment of policy. ऐसी policies आप implement करवाओ, आप इस region को conflict में जाओ, terror use करो, economic hitman use करो, tariff policy use करो, बोलो कि non trade barrier कर, अपना agriculture तबाह कर, मेरे को GM food बेचने दे, अपनी society, तेरी society को बर्बाद करने के लिए, ठीक है? Correct. And integrate your Productivity को कम करने के लिए, correct with and all sort of things. and integrate your defense and space supply lines with my जो हमने जून 2023 में एग्रीमेंट साइन किया, फिर हमने लिमुआ, कोमकासा, बेका, आईएसए ये सब कुछ साइन किया हुआ है, राइट? So now we are technically at a moment where America wants to create chaos theater by theater from Iran, Pakistan, Kashmir, Bangladesh, Myanmar. अगली बारी शायद साउथ ईस्ट एशिया की होगी, फिर साउथ चाइना सी होगा, फिर ताइवान होगा और अल्टीमेटली सी ऑफ जापान होगा. How dare you challenge America's might? That is what Washington is livid. Correct. Washington wants to maintain its empire at every cost. It wants to reindustrialize at the cost of the Asian manufacturing. For that, it will induce chaos if to any extent possible. So, जो भी हम इस समय हमारे नेबरहुड में देख रहे हैं, उसके प्राइमरी रीजन ही वही है जो नवरूप भाई ने अभी हम सबको बताया. So this is a very important point. I want all my viewers to take a note. And Trade research war. about it yourself, because Correct. whatever we are saying here, you can research about it. You will find enough material. Correct. और नीति शास्त्र पे मैंने बहुत अपलोड किया हुआ है. People can read it. नीति शास्त्र substack.com पे. Sure. So now you understand कि it is about trade and economics. All tools are being deployed to dismantle, to create an environment of uncertainty, chaos, and conflict in Asia Pacific, South Asia, Middle East, specifically जहाँ से supply chain restructure होके अमेरिका में जाए. And मैं तो नवरूप भाई, I would also, to be honest, I will also not be surprised कि जैसे अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा मेच्योर अप्रोच लिया हुआ है इस पर्टिकुलर मामले पे. Although there is a hell lot of a rhetoric going on in our media, and we all know that our media is funded by whom. So in spite of that, our government has been very, very mature as of now. Agreed. They have not taken the bait to go into Pakistan, do an all-out invasion, and fall into a trap, because now you have the Turkish Navy which is standing on Karachi. You have Chinese which have declared that they want to protect the strategic interest in CPEC, right? Correct. Yeah, and then on the other side you had Bangladeshi का कोई military ex-military बनर बोल रहा कि मैं 764 target करूंगा. You have a lawless Myanmar on the other side. And when you have so many theaters open plus a 0.5 front domestically open, you do not create a conflict of such an extent that आप फंस जाओ like एक दलदल में जाके फंस जाओ. And because Navru bhai, I also have something very important to make, make a point here, is that please understand that we are all moving towards a global conflict in 2030s, जो कि अभी तक तो लग रहा है कि वो avoidable नहीं है. And everyone in the world is preparing for that. If you see the MIC, the military industrial complex in Europe is now getting re-energized. China is building like crazy. बिल्कुल. Russia is again building like crazy. बिल्कुल. USA is also building, full flow. Now, finally, India has also built some sort of a capacity. We already have built, a capacity to build 24 fighter jets in a year, which we are going to, scale it up to 36 fighter jets in a year. I'm talking about only only Tejas. Then, we might add additional assembly lines with AMCA coming up. So there, if you see our military projects are now getting scaled up. So is this the right time to get involved in a conflict? I don't know. And if you ask me personally for it, I don't think so. Because आपको अगले 5-7 साल तक
अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में लगानी चाहिए, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और ग्रेट वॉर, not as a major power, not with somebody with a major, inventory, then you will be a pawn. You will just be an expendable pawn, nothing else. absolutely. So You know, so just a second, Navru bhai, and then I'll hand over the mic to you for a long time. तो इसमें कैसा है कि अब इस समय हमें नहीं करना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, हमें हो सकता है मजबूर भी किया जाए. कैसे मजबूर किया जाए? बिकॉज अगर आपको कोई इग्नाइट कराना चाह रहा है ना नवरूप भाई, तो वो वहां तक रुकेंगे नहीं. I will not be surprised if Pakistan takes the initiative and does something crazy. And after that, what kind of an option your government will have? They will have to retaliate. absolutely. So, but this is the challenge, that how are we going to handle that? I personally believe that our PM is aware about it. Usko, he knows, what he's up against. There is no doubt about it. So I hope that we find a way. That is why we are already seeing some aircraft moving from here to there, to their shore, to our shore also. So these are all, I hope these are all good signs. These are not signs, these are all not some bad omens. These are all good omens, and some sort of a diplomacy is also going on behind the door. Back channels. मैं बिल्कुल पाकिस्तान का यार नहीं हूँ, ना ही मैं अमन की आशा वाला बंदा हूँ. मैं लेकिन ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है, और हर चीज़ के लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है. और इस समय हमें अगले 5 से 7 साल, और अगर 10 साल समय मिला तो 10 साल तक, हमें अंधाधुन केवल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. अब इसमें मैं ऐड करूंगा. प्लीज, श्योर, नाउ ऑल योर्स माइक. करेक्ट. तो आपने एयरक्राफ्ट का बोला. वेरी इंटरेस्टिंगली, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ही सेड कि मुझे शिपिंग बनाना है, मुझे कांग्रेस से पैसा दो, मुझे शिपिंग में शिपिंग बनाना है. ठीक है, मेरे को यूएस नेवी को रीबिल्ड करना है, मतलब डिस्ट्रॉयर्स, वेसल्स बनाने हैं. कमी है हमारे पास वेसल्स की फ्लीट भी नहीं है. ठीक है. एंड वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट जो वेसल्स बनाते हैं वो है Hyundai शिपिंग कॉर्पोरेशन इन साउथ कोरिया. ठीक है. और and then India also has a good vessels making capability. Yes. ठीक है. Cochin shipyard also. Cochin shipyard, Mazgaon dock, we have wonderful facilities. of shoreline कितनी बड़ी है हमारी. ठीक है. Correct. So now the problem with like in every industry AI can do things. Shipbuilding में AI नहीं बना सकता. हाथ चाहिए, लेबर चाहिए, एफर्ट चाहिए. अब साउथ कोरिया और जापान के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी एजेड पॉपुलेशन है. तो वो उतनी स्केल पे उतनी बना पाएंगे जो अमेरिका को चाहिए. राइट. अब वहां पे इंडिया का अपॉर्चुनिटी आता है, बिकॉज हमारे पास ना खाली वो कंपनीज हैं, वो बेस है, इंडस्ट्रियल बेस है, हमारे पास वो यंग पॉपुलेशन, वो यंग लेबर है जो बनाना चाहती हैं. और ऑलरेडी Hyundai शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडियन कंपनी के साथ बातचीत में है कोलैबोरेट करने के लिए टू मेक टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक शिप मेकिंग इंडस्ट्री. True. Right. So we have a wonderful opportunity for a defense industrial complex to rise, not only in the aircraft but even in the navy, even in fishing vessels, merchant vessels, which can like there is a saying that one who dominates the sea rules the world. British Empire knew it the most. Right. Correct. Right. तो अब ये चीजें, so we have to build those capacities. बट क्या इसका मतलब है कि हमारा एक टारगेटेड स्ट्रैटेजिक कैलकुलेटेड रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. कोवर्ट वे में होना चाहिए. क्या कोवर्ट वेज होंगे? वी लीव इट टू द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट. हम स्पेल आउट नहीं करेंगे. ठीक है. सो इकोनॉमिक वेज पे होना चाहिए, डिप्लोमेटिक पे होना चाहिए, IMF लोन्स होना चाहिए, FATF होना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने वाला स्टेप होना जो ऑलरेडी सरकार ने ले लिया है. तो द गवर्नमेंट इज टेकिंग हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स व्हिच कैन बी डिप्लॉयड टू काउंटर द पाकिस्तानीज. राइट. We need not discuss them in detail. That's a different topic altogether. Correct. वो करना चाहिए. Now we come to the penultimate questions: where are we headed and what should the government of India do? Correct. Okay.
we are headed with this trade war, with this tariff war, where a hegemon is trying to protect its hegemony, prolong its declining life durability for another 20, 30 years at the cost of the Asian powerhouses, asking them to surrender their manufacturing base so that that hegemon could survive. करेक्ट। तो For देखो 20 साल बाद तो फिर आपके जो एडवांटेज है वो आपके पास रहेगा ही नहीं। डेमोग्राफी भी खत्म हो जाएगी, यू बिल्कुल। बिकम एन ओल्ड पॉपुलेशन। दे नो इंडिया का मूवमेंट है तो यही मूवमेंट है। यहां पे अगर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने अपने राइट्स, अपने सॉवरेन वर्टिकल सरेंडर करे, agriculture, food security, ecology, biotechnology. If you remember, you had discussed defense, Yeah. space, atomic research. ठीक है, अगर इन वर्टिकल्स पे हमने सरेंडर करा, जेवीस के जरिए, एफडीआई के जरिए, किसी भी so, बहाने से। किसी भी बहाने, could be very, then we will be committing a cardinal blunder for centuries to come. Correct, I agree. Right? So we have to be doubly careful. हमें जापान की तरह प्लाजार्ड नहीं होना है दोबारा. Right? We should not stand in the queue and say, okay, we are willing to replace China. Please हमें जल्दी नंबर 1 पोजीशन पे ले लो. हमारे पे सारे टैरिफ हटा दो. आप जापान से सीखिए, वो मार खा चुके हैं एक बार, लेकिन इस बार वो दोबारा मार खाने को तैयार नहीं है. Right? So we have to be very careful. And the world is moving. See, we are in a war economy, as Zoltan Pozsar of Credit Suisse wrote in 2022 when that began. The world order since 1945 was written on a premise that China will be the world's global factory. Okay. And Russia will be the commodities or the energy powerhouse which will finance the European cheap European manufacturing at cheap European gas. And the Europe will and then the Fed and the American Treasury can print at lower rates and the whole financial system can continue. That system broke down in 2022 with the Russian invasion of Ukraine, Russian war in Ukraine, and with the Chinese tariff war now beginning. It is totally broken down. Absolutely. The old system is gone. Secretary Rubio ने खुद बोला है कि ब्रेटन वुड सिस्टम हमारे लिए खोखला बन चुका है. वो WTO, वो WHO से विड्रॉ कर चुके हैं. UN बॉडीज को उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है. This system is now collapsing under its own weight. We are looking at a systematic change in globally. There's going to be economic chaos. There's going to be political chaos. There's going to be military chaos. There's going to be chaos across the world. We need to be prepared for this. Correct. We have an opportunity to become to a certain extent deal with United States, become the global manufacturing, and trade with both the sides, America and China. So And there is Navru bhai, anything which is helping our industry at the moment is a nationalist move, and anything which will hamper our industry, whether it is via an excuse of social reform, whether it is via an excuse of animosity with our enemies like Pakistan or anything, is actually not in our nation's interest. correct. To summarize to your viewers, final summary. The world is moving towards bifurcation of supply chains. True. Okay, where you have a SWIFT, you have a dollar supply chain. जो यूएस कहता है यू विल ट्रेड विद मी, अगर आपने मेरे से ट्रेड कर लिया, चाइना के साथ ट्रेड नहीं करोगे. Correct. चाइना ने अपना बीआरए के जरिए अपना सिस्टम बना लिया, किप्स EU1. वो कह रहा है कि अगर मेरे से सामान चाहिए तो भैया यूएस की बात नहीं माननी पड़ेगी. सो एक बाइफर्केशन हो रहा है. कोल्ड वॉर में हम घुस रहे हैं, कोल्ड वॉर 2.0. साथ साथ में एक मिडिल पावर्स हैं, इंडिया, रशिया, यूएई, गल्फ अरब स्टेट्स, जो दोनों के साथ डील करते हैं. चाइना के साथ भी डील करते हैं, रशिया के साथ भी तेल में डील करते हैं, अमेरिका के साथ भी डील करते हैं. राइट. यहाँ पे हम लोगों ने, एंड द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिया इज टू मेंटेन दिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. Absolutely, this is the right time. एब्सोल्युटली. बिकॉज हमने एक बहुत बड़ा हिंट कल देखा कि पाकिस्तान के साथ जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट के जब सिचुएशन अराइज हो चुकी है, तो रशिया ने एक न्यूट्रल एम्बिवेलेंट स्टैंड लिया है, वो जो अननोटिस्ड नहीं गया है.
और वो बहुत बड़ा शिफ्ट है, Massive shift. मैसिव शिफ्ट, जहां पे रशियन And I फॉरेन think this is one of the most significant, diplomatic shift which has happened in the history of this country. यप, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने एस जयशंकर को ये बोला, ठीक है, टॉक में, that India should diplomatically sort out the issues in accordance with Shimla Accord and Lahore Declaration. तो exactly पाकिस्तान भी इसी तरीके का बोलता है. हाँ, ठीक है, वो खाली यूएनएससी का ऐड कर देते हैं, ठीक है. बट आप ये चीज देखो, जो ट्रेडिशनली जो एलाय पाकिस्तान के टेरर को कंडेम करता था, वो कंडेमनेशन नहीं आई, वो न्यूट्रल स्टैंड लिया, ठीक है, पहली चीज. और उन्होंने वही बोला जो हम लोग, उन्होंने यूक्रेन वॉर में बोला कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर. उन्होंने उसी को बोला, पलट दिया. लेकिन क्या हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ? नहीं, बिकॉज मिसाइल्स आ रही हैं, मतलब जो भी असला बारूद जो रशिया से आना वो आ रहा. मैंने कुछ मूवमेंट्स भी ऑब्जर्व करी हैं जो है, मैं ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है. तो रशिया ने एज एन आर्म्स, बिकॉज आपने रशिया को सस्टेन किया ऑयल से खरीद के यूक्रेन वॉर में अलॉन्ग विद चाइना, तो रशिया इज पेइंग बैक थ्रू व्हेन यू नीड द आर्म्स बाय चाइना, कि लड़ लो भैया, मुझे कुछ, मैं तो आर्म डीलर हूँ, खरीद लो मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो एक दोस्ती थी 70s की पीक वाली, जहां पे बांग्लादेश बना था जो उस वॉर में, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, वो गायब है. बिल्कुल बिल्कुल. And if you see the kind of pressure that India had at one point of time, उस टाइम पे रशिया ऐसे खड़ा होता था हमारे साथ, बिल्कुल रॉक की तरह. कारण क्या है? इस टाइम पे वो इसके आसपास भी नहीं था उनका स्टेट. कारण क्या है? कारण ये है कि वी डोंट नो द सोर्सेज, बट कारण ये है कि कुछ इंडिया का एमुनेशन यूक्रेन में मिला, बट इंडिया ने कहा कि वो हमने यूरोप को बेचा था, वो वहां चला गया. नहीं, वो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू बेचा है. हाँ, देखो यार, पंगा क्या है कि हमारे में से बहुत लोगों को ये लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है. हाँ, बट ऐसा होता नहीं है ना. See, again, the point is कि ये चीज जो हम लोगों ने किया, so we have to be very careful because Russia will prove to be the strategic pillar. And जब टर्की कराची के पोर्ट पे खड़ा है, चाइना सीपेक को डिफेंड करने के लिए तैयार है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 4 दिन के लिए विक्ट्री डे के लिए 7, 8, 9, 10 मई को वो मॉस्को में होगा. We will not be representing the Moscow because of our domestic issues, I believe. ठीक है, ना पीएम जा रहा है, ना रक्षा मंत्री जा रहे हैं, ठीक है. So then it, at some point of time we need to understand, going over reliance on the Europeans or Americans. और साथ में यूरोप भी हमें फुल टू ज्ञान दिया जा रहा है, पूरा ज्ञान दिया है. हाँ. अच्छा, और अगर आप अमेरिकन कैंप में जाओगे तो भाई साहब एक चीज याद रखना, आपका दवाइयाँ जो चीप जेनेरिक्स बनाते हो ना, वो चाइना के मटेरियल पे बनती हैं. आपके सोलर पैनल चाइना के रॉ मटेरियल पे बनता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के मशीन. भाई चाइना उठा के यही चीज जो है वो कल को उठा के पाकिस्तान को दे देगा, बांग्लादेश को दे देगा, वो बना लेंगे. आपको क्या लगता है यूएस नहीं खरीदेगा उनसे? खरीद लेगा. So now you understand the problem. So we need to maintain the trading balance. और जो ये नैरेटिव है ना एंटी चाइना तो चलाया गया कि चाइना जिम्मेदार है प्राइमरीली, भाई चाइना it may have interest in protecting Pakistan. Yeah. और even arming it. Their own economic interest. Correct, economic military interest होंगे, strategic interest भी है भैया. चलो इंडिया को एक तरीके से चेक एंड बैलेंस में रखना है, but not at this time. But पूरा chaos कौन मचा रहा है? बंदर अब्बास में chaos कौन मचा रहा है? म्यांमार में chaos किसने मचाया हुआ है? बांग्लादेश में coup किसने कराया हुआ है? ये जिहादियों को ये बलोचिस्तान में कौन हायर कर रहा है और ईरान पे सेंट्रल एशिया में हमले करा रहा है? आईसिस को कौन रिलीज कर रहा है? ये टर्की यहाँ पे कराची पोर्ट पे क्यों बैठा और उसके असले में किसकी मिसाइल्स हैं? ठीक है, और एक अमेरिकन मर्सनरी ग्रुप लाहौर में क्या कर रहा है? Absolutely, this is very important. Yeah. अमेरिकन मर्सनरी ग्रुप जो यूक्रेन में था, वो प्रोटेक्ट कर, उनकी इंस्टाग्राम में फेयर ऑब्जर्वर ग्रुप नाम का कोई एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे, जो उन्होंने डाला है लाहौर की फोटो डाली है कि हम यहाँ ड्यूटी पे आए हुए हैं. बांग्लादेश में अभी हमने देखा, बांग्लादेश में भी यूएस सोल्जर्स मूव कर रहे हैं, और वन ऑफ द
few of them were found infiltrating. One of the US priests was also found infiltrating in Northeast India. या पकड़े गए हैं, ठीक है. बिल्कुल So now we see a whole trend. So ये ट्रेंड आपको बड़ा दिखता है मैन्युफैक्चरिंग का, कि एक चाइना सेंट्रिक, वो चाइना सेंट्रिक नैरेटिव यूएस बेस्ड मीडिया आपके दिमाग में डालना चाहता है एंड ताकि जो मीडिया सबसे ज्यादा इसमें चिल्लाता है कि आपको जाके पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देनी चाहिए, मैं अपने दर्शकों से ये बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जाइए, इनकी ओनरशिप पैटर्न को चेक करिए, कौन से कंपनीज है जो इनकी पेरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, इसको एक बार खंगालिए, आपको सब समझ आ जाएगा. एग्जैक्टली कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया है आज, बिल्कुल अमेरिका की तरह पेडल्ड एजेंडाज होते हैं, ठीक है, पेडल नैरेटिव्स पेडल किए जाते हैं. सो द होल पर्पस ऑफ अस डूइंग दिस पॉडकास्ट इज टू टेल पब्लिक, think rationally, True. not emotionally, back your government, back your forces. अब जब भी अगर एक्शन सरकार लेती है आने वाले दिनों में, तो हमें उस टाइम पे एक साथ खड़े होना है सरकार के साथ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. आज हम एक्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, बट कल अगर मेरी सरकार एक्शन ले लेगी तो मुझे, ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा. नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है. Yeah. और मैं अपनी सेना के साथ 24 घंटे रहना चाहिए. एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर कोई सुन भी रहा है, अगर आपको सेना की मूवमेंट कोई आसपास दिख भी रही है, प्लीज ना खींच. वेरी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड आल्सो, यस, कि ये सारी चीजों को रियल टाइम में आपको नहीं देना है, और रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करिए, और ना ही कम्युनिकेट करिए लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है. हम दिल्ली बैठे, हम अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमें बहुत कुछ दिखता है, बट हम कुछ नहीं बताते. हाँ, बहुत आजकल एप्स के जरिए बहुत कुछ दिख जाता है, लेकिन हम बताते नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है. सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से द वर्ल्ड इज हेडेड फॉर अ रीसेट, मॉनेटरी रीसेट, करेंसी रीसेट, कोल्ड वॉर 2.0, बाइफर्केशन ऑफ सप्लाई चेन, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर. ये रूट है कॉन्फ्लिक्ट और केओस का जो वर्ल्ड में चल रहा है. एंड soon, maybe by 2030 or 31, we are heading towards the next great war, because every trade war ultimately leads to a military war. Correct. That's it. So Navrub bhai, again, thank you very much for a very, very informative podcast. And I think I thoroughly enjoyed that, to be honest. I also did. Wonderfully. And I think, I hope the kind of restraint or the kind of maturity that our government has shown as of now, I hope we stick to that, or whatever they're deciding. I'm sure we have the best people in office, and I'm sure they will take the call which is best for this particular nation and for the society as a whole. Bilkul. See, whatever happened in Pahalgam was dastardly. And whatever decisions government takes or the security establishment takes, we are fully with them. We are fully supporting our people. We are fully supporting our country. It's Absolutely. as simple as that. Retaliation होना चाहिए, calculated, strategic होना चाहिए, and there are many ways. Retaliation का मतलब kinetic retaliation मतलब नहीं भी हो सकता है. हाँ, मतलब there are many ways to do it. ना, you can destroy terror camps without going for a bigger war. You can do that. Correct. There are many ways to do it, but you know it. I'm sure. So thank you very much, Navrub bhai, and I hope हम लोग ऐसे ही आगे भी बात करते रहेंगे. Sure. And all our viewers, thank you very much for your time today, and please subscribe the Indic Sphere, because हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल में किस तरीके से मीनिंगफुल टॉपिक्स को लेके हम आ सके. Navrub bhai has also launched his own YouTube channel named the Niti Shastra. उसमें वो अपने पर्सनल पॉडकास्ट भी अपलोड करेंगे. आई एम श्योर दे विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट ट्यून इन टू नीति शास्त्रा एंड सब्सक्राइब in good numbers, and just keep supporting us, because we don't have any agenda. हम दोनों में से कोई किसी थिंक टैंक का हिस्सा नहीं है जो पेड थिंक टैंक्स होते हैं. हम दोनों में से कोई कॉर्पोरेट बैक्ड कोई थिंक टैंक का हिस्सा नहीं है. कोई जंकेट्स नहीं मिलते हैं, कोई फॉरेन एम्बेसी स्पॉन्सर्ड टूर्स नहीं मिलते हैं, गाइडेड टूर्स, ठीक है. Our only interest is the interest of this country and in interest of our future generation. I'm a father myself, so I hope to see this country rise, and I hope to see that this country rise as a modern nation, as a nation which is
which it deserved to be, which it once was. So I hope that good sense prevail. And God bless you all. Thank you very True, much for being with us today. true. And I really wish, that our country rises to that $5-7 trillion and we have become a major power by 2032. So we can be proud of it. Absolutely, absolutely. Thank you very much, and Thank good you. night. Good night. Good night. सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी। लेकिन आप भी सर लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है इतना स्पष्ट कर दे एक बार इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकते आपने अभी कहा मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या एग्रेसिव ना हो जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप